हेलो एवरीवन, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे बायोटेक्नोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग टू ईएफवी। ईएफवी क्या है? इसका फुल फॉर्म है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है। किसका? बायोटेक्नोलॉजी का। पिछले लेक्चर में हम लोग एराज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस किए थे और बायोटेक्नोलॉजी को हम लोग टोटल 2 एरा में डिवाइड किए थे। कौन कौन सा? ओल्ड एरा, जिसको हम लोग ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी बोलते थे या ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी बोलते थे, और न्यू एरा जिसको हम लोग मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी भी बोलते थे। समझ रहे हैं? और ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन कुछ पढ़े थे और न्यू बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन कुछ अलग था। क्या पढ़े थे हम लोग? ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन क्या था? नेचुरल पावर को यूज करके प्रोडक्ट बनाने को क्या बोल रहे थे हम लोग? ह्यूमन सर्विसेज के लिए ओल्ड या ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। और न्यू या मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी किसको बोलते थे? जेनेटिक इंजीनियरिंग की यूज करके प्रोडक्ट बनाने को ह्यूमन सर्विसेज के लिए उसको बोलते थे न्यू या मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। इसका मतलब बायोटेक्नोलॉजी का टोटल 2 डेफिनेशन हो गया अभी तक जितना हम लोग पढ़े हैं। कोई अगर पूछेगा बायोटेक्नोलॉजी क्या है तो हम लोग 2 डेफिनेशन बोलेंगे क्या? अभी तक तो जितना पढ़े हैं उसके हिसाब से तो 2 डेफिनेशन बोलेंगे, एक न्यू डेफिनेशन और एक ओल्ड डेफिनेशन। इसीलिए ईएफबी जो कि एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका फुल फॉर्म है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये एक सिंगल डेफिनेशन दिया बायोटेक्नोलॉजी का। ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी और न्यू बायोटेक्नोलॉजी के डेफिनेशन को मर्ज करके, कंबाइन करके, मिला करके एक सिंगल डेफिनेशन दिया था। कौन? ईएफवी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। समझ रहे हैं? मतलब ईएफबी ने जो डेफिनेशन दिया था वो बोथ ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी के डेफिनेशन को भी और न्यू डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को भी ये क्या कर रहा था? कवर कर रहा था। ये दोनों को एक्सप्लेन कर रहा था। समझ रहे हैं? और दिया कैसे था ये? ओल्ड डेफिनेशन को और न्यू डेफिनेशन को मर्ज करके, मिला करके। समझ रहे हैं? तो चलिए देखते हैं वो डेफिनेशन क्या था। पहले तो ईएफबी का फुल फॉर्म याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हैज गिवन a definition of biotechnology that encompasses both traditional view and modern molecular biotechnology। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने एक डेफिनेशन दिया था जो बोथ ट्रेडिशनल व्यू मतलब ओल्ड व्यू और न्यू व्यू को, बोथ ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी को की व्यू को और न्यू या मॉडर्न मोलिकुलर बायोटेक्नोलॉजी की व्यू को, दोनों को एक्सप्लेन कर रहा था। समझ रहे हैं? मैं रिपीट कर रहा हूं, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो डेफिनेशन दिया था वो बोथ ट्रेडिशनल व्यू ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और मॉडर्न मोलिकुलर बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन को भी ये क्या कर रहा था? एक्सप्लेन कर रहा था। दोनों व्यू को ये एक्सप्लेन कर रहा था। समझ रहे हैं? तो ये क्या था डेफिनेशन? द डेफिनेशन गिवन बाय ईएफबी इज एज फॉलोज। क्या था? द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, सेल्स, parts thereof and molecular analogues for products and services। समझ रहे हैं? ये था डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू ईएफबी बायोटेक्नोलॉजी का। समझ रहे हैं? यहां पे एक टर्म आ गया मोलिकुलर एनालॉग्स। हाँ, मोलिकुलर एनालॉग्स। मोलिकुलर एनालॉग्स मतलब क्या है? डीएनए एंड आरएनए। डीएनए आरएनए ये क्या है? मोलिकुलर चीजें हैं। समझ रहे हैं? डीएनए आरएनए के लिए यहां पे क्या लिखा गया है? टर्म मोलिकुलर एनालॉग्स। समझ रहे हैं? और इंटीग्रेशन मतलब क्या? जोड़ना। इंटीग्रेशन मतलब क्या? जोड़ना। हम लोग मैथ्स में भी पढ़ते हैं इंटीग्रेशन। समझ रहे हैं? तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। यहां पे बोल रहा है ये नेचुरल साइंस को हम लोग अगर ऑर्गेनिजम्स के साथ या ऑर्गेनिजम्स का कोई सेल के साथ या सेल्स का किसी पार्ट्स के साथ या मोलिकुलर एनालॉग्स के साथ, डीएनए आरएनए के साथ हम लोग अगर जोड़ दें प्रोडक्ट के लिए फॉर ह्यूमन सर्विसेज, उसको बोलते हैं हम लोग
बायोटेक्नोलॉजी। ये था अकॉर्डिंग टू EFB डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। समझ रहे हैं? तो क्या था ये मैं बताऊंगा अच्छे से, यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा समझाऊंगा इसको। लेकिन अभी तक मैंने क्या बोला आपको, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने एक सिंगल डेफिनेशन दिया था बायोटेक्नोलॉजी का, जो कि बोथ ओल्ड व्यू एंड मॉडर्न व्यू ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन कर रहा था। और उनका डेफिनेशन क्या था, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस को हम लोग अगर इंटीग्रेट कर दें, जोड़ दें, किसके साथ, ऑर्गेनिजम्स के साथ या सेल्स के साथ या सेल्स का किसी पार्ट के साथ या डीएनए आरएनए के साथ प्रोडक्ट के लिए फॉर ह्यूमन सर्विसेज, उसको हम लोग बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। समझ रहे हैं? मॉलिक्यूलर एनालॉग्स मतलब डीएनए आरएनए और इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना। तो इस डेफिनेशन को हम लोग इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। समझ रहे हैं? सपोज ये एक जीन है, ह्यूमन की जीन है। अगर ह्यूमन जीन है तो इसको हम लोग ह्यूमन के पार्ट बोल सकते हैं या ह्यूमन सेल के पार्ट बोल सकते हैं, है कि नहीं? समझ रहे हो? तो इस ह्यूमन जीन को हम लोग अगर इंटीग्रेट कर दें ई कोलाई के साथ, ई कोलाई क्या है, एक ऑर्गेनिजम्स है। हम लोग अगर ह्यूमन जीन को ई कोलाई के साथ इंटीग्रेट कर दें, जोड़ दें, तो क्या होगा? देखिए, हम लोग यहाँ पे ह्यूमन जीन को इंटीग्रेट कर दिए, जोड़ दिए ई कोलाई में, मतलब ई कोलाई में इंट्रोड्यूस कर दिए। यहाँ पे देखिए, इंट्रोड्यूस करने के बाद, इंटीग्रेट करने के बाद ह्यूमन जीन आ गया है ई कोलाई के अंदर। समझ रहे हैं? तो अभी ये क्या है, ई कोलाई के अंदर आ गया है। ई कोलाई के अंदर आने के बाद जीन क्या करेगा? जीन का काम ही है, उसका नेचुरल पावर क्या है, जीन से आरएनए बनना, आरएनए से प्रोटीन बनना। और उस प्रोटीन को हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट की तरह यूज करते हैं। जैसे कि याद करिए, मैं पहले लेक्चर में आप लोगों को बताया था, ह्यूमन जीन में हम लोग यूज किए थे इंसुलिन जीन को। ह्यूमन की सेल में से हम लोग इंसुलिन जीन को निकाले थे। उस जीन को हम लोग क्या किए थे, ई कोलाई के अंदर इंट्रोड्यूस किए थे। उसके बाद क्या किया था, उस जीन ने ई कोलाई के अंदर जाके जीन से, इंसुलिन जीन से बना था आरएनए, आरएनए से बना था प्रोटीन। और वो प्रोटीन क्या था, एक तरह का प्रोडक्ट ही था। उस प्रोटीन को क्या बोलते थे हम लोग, इंसुलिन बोलते थे। समझ रहे हैं? जीन से जो प्रोटीन बनता है ना, जीन से आरएनए और आरएनए से जो प्रोटीन बनता है, वही एक तरह का होता है प्रोडक्ट, जिसको हम लोग यूज करते थे। मतलब अगर ये ह्यूमन इंसुलिन जीन होता, ई कोलाई के अंदर आने के बाद आरएनए बनता, प्रोटीन बनता, ये प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमन इंसुलिन जीन के केस में इंसुलिन। समझ रहे हैं? उस प्रोटीन को ही हम लोग यूज करते मतलब प्रोडक्ट की तरह, इंसुलिन की तरह। समझ रहे हैं? अगर ये समझ रहे हैं ना, अगर ये ह्यूमन इंसुलिन जीन होता तो ये प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते, प्रोडक्ट, इंसुलिन। समझ रहे हैं? तो जीन का काम क्या है, अपने आप को एक्सप्रेस करके, जीन से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, अरे अपने आप को एक्सप्रेस करके रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट बनाना उसका काम है। ह्यूमन मतलब जीन का ह्यूमन हो या किसी का भी जीन का हो, जीन का उसका काम क्या है, अपने आप को एक्सप्रेस करके रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट बनाना। समझ रहे हैं? तो ये जीन आ गया अभी कहाँ पे, इसके अंदर, ई कोलाई के अंदर। तो ये क्या करेगा, जीन से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा। समझ रहे हैं? और इस प्रोटीन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। इस प्रोटीन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। और ये प्रोडक्ट क्या करता है, ह्यूमन सर्विसेज में आता है, ह्यूमन के केस में बेनिफिशियल रोल प्ले करता है, ह्यूमन के प्रॉफिट करता है। समझ रहे हैं? तो इस डेफिनेशन को हम लोग यहां पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, देखिए सेटिस्फाई होगा क्या, चलिए देखते हैं। ह्यूमन जीन क्या है, एक पार्ट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का या सेल का। समझ रहे हैं? तो यहां पे हम लोग जीन को इंट्रोड्यूस किए हैं, कहां पे, ई कोलाई में। मतलब ह्यूमन जीन को हम लोग इंटीग्रेट किए हैं, मतलब डाले हैं, इंट्रोड्यूस किए हैं ई कोलाई में। ई कोलाई में क्या हुआ, जीन से आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन बना।
और जीन से आरएनए बनना, आरएनए से प्रोटीन बनना, ये जीन का नेचुरल पावर है, नेचुरल साइंस है। जीन से आरएनए बनना, आरएनए से प्रोटीन बनना, ये नेचुरल साइंस ही तो है। समझ रहे? यहां पे हम लोग ह्यूमन जीन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं ई कोलाई के साथ, क्योंकि हम लोग जानते हैं जीन का नेचुरल साइंस क्या है, जीन का नेचुरल पावर क्या है। तो हम लोग बोल सकते हैं यहां पे ह्यूमन जीन को इंटीग्रेट कर रहे हैं ई कोलाई में, मतलब ह्यूमन जीन के नेचुरल साइंस को इंटीग्रेट कर रहे हैं, नेचुरल पावर को इंटीग्रेट कर रहे हैं। किसके साथ? ई कोलाई के साथ। तो यहां पे देखिए नेचुरल साइंस को, जीन को हम लोग इंट्रोड्यूस किए हैं, जीन को इंटीग्रेट किए हैं ई कोलाई के साथ। इसका मतलब यह है जीन के नेचुरल साइंस को इंटीग्रेट किए हैं ई कोलाई के साथ। और ई कोलाई क्या है? एक ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया एक ऑर्गेनिज्म नहीं होता है क्या? बिल्कुल होता है। तो यहां पे देखिए नेचुरल साइंस को इंटीग्रेट किया गया है ई कोलाई में, किस लिए? प्रोडक्ट बनाने के लिए, फॉर ह्यूमन सर्विसेज। तो ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं? यहां पे बोल रहा है नेचुरल साइंस को अगर इंटीग्रेशन कर दिया जाए, नेचुरल साइंस की अगर इंटीग्रेशन कर दिया जाए ऑर्गेनिजम्स के साथ या सेल्स के साथ या पार्ट्स देयर ऑफ, सेल्स के किसी पार्ट्स के साथ या डीएनए आरएनए के साथ प्रोडक्ट के लिए फॉर ह्यूमन सर्विसेज, तो उसको बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग टू ईएफई। यहां पे यही तो कर रहे हैं हम लोग, नेचुरल साइंस का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। किसके साथ? ई कोलाई के साथ। ई कोलाई क्या है? एक ऑर्गेनिज्म से। नेचुरल साइंस का यहां पे हम लोग ऑर्गेनिजम्स के साथ इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। किस लिए? प्रोडक्ट बनाने के लिए, फॉर ह्यूमन सर्विसेज। तो ये क्या हो गया? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। इस ईएफपी जो दिया है डेफिनेशन, इस डेफिनेशन का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। समझ रहे हैं? बिना डायग्राम के भी आप लोग अगर समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहां पे मैं आपको फील करवाने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए डायग्रामेटिक व्यू आपको दे रहा हूं, क्योंकि डायग्राम से देखकर समझे हुए चीज कभी भी भूलते नहीं है आसानी से। समझ रहे हैं? तो इस डेफिनेशन को मैं यहां पे क्या कर रहा हूं? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा आपको समझा रहा हूं। आशा करता हूं समझ गए होंगे। समझ रहे हैं? अभी देखिए पॉल बर्ग, पॉल बर्ग ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग किसको बोला जाता है? पॉल बर्ग। मैं पिछले लेक्चर में आपको बताया था, या पहले लेक्चर में आपको बताया था, जेनेटिक इंजीनियरिंग किसको बोलते हैं। एक ऑर्गेनिज्म से जीन निकालकर हम लोग अगर दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे लगाए या इंटीग्रेट करें तो उसको क्या बोलते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या है? इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग किसको बोलते हैं हम लोग? एक जगह से, मतलब एक मशीन से, पुराने मशीन से, सपोज हम लोग पुराने मशीन से कुछ चीज़ें निकाल करके क्या कर रहे हैं? नए मशीन में डाल रहे हैं। नया मशीन है, खराब हो गया है, और पुराना मशीन है, ये कभी ठीक होने वाला नहीं है। तो पुराना मशीन का कोई चीज़ अगर खराब हो गया, तो नया मशीन का कोई चीज़ अगर खराब हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं? पुराने मशीन से वो चीज़ निकाल करके हम लोग क्या करते हैं? नए मशीन में डालते हैं और उसको रिपेयर करके सही करके हम लोग अपना काम चलाते हैं। तो एक मशीन से चीज़ निकाल करके दूसरे मशीन पे डालना, इसको क्या बोलते हैं? इंजीनियरिंग बोलते हैं हम लोग। ये तो हो गया इंजीनियरिंग। लेकिन जीन लेवल पे जो इंजीनियरिंग होता है, जेनेटिक लेवल पे जो इंजीनियरिंग होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जेनेटिक इंजीनियरिंग। समझ रहे हैं? तो एक ऑर्गेनिज्म से जीन निकाल करके दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डालना, इसको क्या बोलते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग। समझ रहे हैं? सिंपल सी बात है, जीन लेवल पे जो इंजीनियरिंग होता है उसको बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। समझ रहे हैं? और जेनेटिक इंजीनियरिंग के फादर किसको बोलते हैं? पॉल बर्ग। इसका सिंपल सा मतलब यह है, आप लोग लॉजिकली भी सोच सकते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग सबसे पहले कौन किए होंगे? पॉल बर्ग। मतलब एक ऑर्गेनिज्म से जीन निकाल करके दूसरे ऑर्गेनिजम्स में डालने वाला काम सबसे पहले किए होंगे कौन? पॉल बर्ग। इसलिए इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो किसका जीन निकाल करके ये डाले थे किस पर? ये तो बच्चों के मन में सवाल आएगा ही, तो मैं यहां पे बताता हूं। देखिए
ये क्या किए थे, SV40 वायरस, उसका जीन निकाल करके ई कोलाई बैक्टीरिया में डाले थे सबसे पहले। समझ रहे हैं, सबसे पहले क्या किए थे, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग किए थे। कैसे किए थे, SV40 वायरस के जीन को ये निकाल करके ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर डाले थे। और किसकी मदद से डाले थे, लैम्डा बैक्टीरिया फेज की मदद से। समझ रहे हैं, लैम्डा बैक्टीरिया फेज की हेल्प से, मदद से ये क्या किए थे, SV40 वायरस के जीन को डाल करके ये निकाल करके ये ई कोलाई के अंदर डाले थे। समझ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गया। एक ऑर्गेनिजम्स के जीन निकाल करके दूसरे ऑर्गेनिजम्स में डालने का काम इसको क्या बोलेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग ही तो बोलेंगे। और इस जेनेटिक इंजीनियरिंग में मतलब एक ऑर्गेनिजम्स के जीन निकाल करके दूसरे ऑर्गेनिजम्स में डालने के लिए जिसका मदद लिया जाता है, जिसका हेल्प लिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर। समझ रहे हैं, तो यहां पे लैम्डा बैक्टीरिया फेज, जिसको लैम्डा फेज भी बोलते हैं, वो कैसे वर्क कर रहा है, कैसे यूज हो रहा है, यूज एज वेक्टर। और यहां पे बच्चों के मन में डाउट आएगा कि लैम्डा बैक्टीरिया फेज क्या है, जिसको लैम्डा फेज भी बोलते हैं। जहां पे बैक्टीरिया फेज नाम आ गया ना, वो क्या होता है, वायरस होता है। और बैक्टीरिया फेज क्यों बोलते हैं, ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। समझ रहे हैं, ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला वायरस को बोला जाता है बैक्टीरिया फेज। सिंपल सा बात है। तो यहां पे लैम्डा फेज को या लैम्डा बैक्टीरिया फेज को वेक्टर जैसा यूज किया गया है। समझ रहे हैं, तो यहां पे मैं लिख भी दिया हूं, ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु ट्रांसफर्ड जीन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। हाँ, जीन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। वो पहला साइंटिस्ट थे जो कि एक ऑर्गेनिज्म से जीन निकाल करके दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाले थे। समझ रहे हैं, इसलिए उनको बोला जाता है, दैट्स व्हाई ही इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसलिए उनको फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग बोला जाता है। कोई डाउट नहीं आना चाहिए। समझ रहे हैं, बहुत आसान वे से, बहुत इजी वे से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। फिर देखिए, एक टर्म आता है इस चैप्टर में, यह आपको जानना भी जरूरी है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन क्या होता है। व्हाट इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। समझ रहे हैं, देखिए मैं बहुत इजी वे से यहां पे एक्सप्लेन करता हूं। एंटीबायोटिक का यूज हम लोग क्यों करते हैं, बैक्टीरिया को मारने के लिए। कोई अगर हम लोगों को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो हम लोग क्या खाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या देता है दवाई में, एंटीबायोटिक। क्यों, एंटीबायोटिक का नेचर क्या होता है, ये बैक्टीरिया को मारता है। तो एंटीबायोटिक का यूज होता है टू किल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को मारने के लिए यूज होता है एंटीबायोटिक का। लेकिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन क्या करता है, ये बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है एंटीबायोटिक की प्रभाव से, एंटीबायोटिक की इफेक्ट से। समझ रहे हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन क्या करता है, ये बैक्टीरिया को बचाता है एंटीबायोटिक से, लेकिन एंटीबायोटिक क्या करता है, ये बैक्टीरिया को मारता है। दोनों का काम बिल्कुल अपोजिट है। समझ रहे हैं, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मारता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन क्या करता है, ये बैक्टीरिया को बचाता है एंटीबायोटिक की इफेक्ट से। समझ रहे हैं, तो यहां पे देखिए, सपोज ये एक बैक्टीरिया है। समझ रहे हैं, ये एक बैक्टीरिया है, इसके अंदर मेन डीएनए होता है। हर एक बैक्टीरिया के अंदर मेन डीएनए तो होता ही है। सपोज ये मेन डीएनए है और ये एक बैक्टीरिया है, इसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नहीं है। तो इसको हम लोग अगर एंटीबायोटिक देंगे तो एंटीबायोटिक की इफेक्ट से ये बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, मर जाएगा। इसलिए इसको क्या किया हूं मैं, क्रॉस कर दिया हूं। मतलब एंटीबायोटिक के प्रभाव से ये वाली बैक्टीरिया क्या होगा, मर जाएगा। समझ रहे हैं, लेकिन यहां पे देखिए, ये वही सेम बैक्टीरिया है भी मान सकते हो, कोई और बैक्टीरिया या सेम बैक्टीरिया मान लेते हो, मान लो। और इस बैक्टीरिया की ये क्या है, मेन डीएनए है। और बैक्टीरिया में अदर देन मेन डीएनए बहुत सारे डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्लाज्मिड। जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होते हैं बैक्टीरिया में, मतलब मेन डीएनए के अलावा जो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे बैक्टीरिया में, उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड।
कभी कभी एक बैक्टीरिया में इन प्लाज्मिड का नंबर 100 तक हो सकता है। समझ रहे हैं, पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में। तो यहाँ पे इस बैक्टीरिया का ये है मेन डीएनए, और मेन डीएनए के अलावा यहाँ पे एक प्लाज्मिड प्रेजेंट है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट है यहाँ पे। समझ रहे हैं, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए जिसको प्लाज्मिड बोलते हैं, ये प्रेजेंट है। इस प्लाज्मिड में एक जीन प्रेजेंट है जिसका नाम है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। ये ब्लैक वाला क्या है, प्लाज्मिड है। इस प्लाज्मिड में यहाँ पे एक जीन प्रेजेंट है। यहाँ पे मैं जो रेड कलर में दिखाया हूँ, यहाँ पे प्रेजेंट करने की कोशिश किया हूँ, यहाँ पे जो रेड कलर का प्रेजेंट है यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं? सपोज ये एक जीन है जो कि इस प्लाज्मिड में प्रेजेंट है जिसका नाम है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। और जीन का काम क्या है? ये अपने आप को एक्सप्रेस करके प्रोटीन बनाएगा। समझ रहे हैं? तो कैसे एक्सप्रेस करता है? जीन से आरएनए बनना, आरएनए से प्रोटीन बनना, यही तो जीन का काम होता है। तो इस प्लाज्मिड में एक जीन प्रेजेंट है जिसका नाम है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, और इस जीन से क्या बन रहा है? आरएनए बन रहा है, और आरएनए से प्रोटीन बन रहा है। यहां पे इस जीन में से कुछ ऐसा प्रोटीन बन रहा है जो कि इस एंटीबायोटिक की इफेक्ट को खत्म कर दे रहा है। समझ रहे हैं? यहां पे जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है वो कुछ ऐसा प्रोटीन बना रहा है जो कि एंटीबायोटिक के प्रभाव को, एंटीबायोटिक की इफेक्ट को ये खत्म कर दे रहा है, न्यूट्रलाइज कर दे रहा है। समझ रहे हैं? तो एंटीबायोटिक के इफेक्ट अगर न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, खत्म हो गया, तो क्या इस एंटीबायोटिक के प्रभाव से, इफेक्ट से ये बैक्टीरिया मरेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। अरे भाई, उसका एंटीबायोटिक की प्रभाव, एंटीबायोटिक की इफेक्ट तो खत्म हो गया, एंटीबायोटिक की इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो गया, तो क्या ये बैक्टीरिया मरेगा? बिल्कुल भी नहीं मरेगा। तो ये बैक्टीरिया किसकी वजह से नहीं मरा, किसकी वजह से जिंदा रहा? इस प्रोटीन की वजह से। और ये प्रोटीन कौन बना रहा है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। तो इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जिस भी बैक्टीरिया में प्रेजेंट होंगे वो कभी भी एंटीबायोटिक से नहीं मरेगा। समझ रहे हैं? हाँ, तो यहां पे ये जो प्रोटीन है इसकी इफेक्ट को दिख रहा है ना? हाँ, ये प्रोटीन इस एंटीबायोटिक की इफेक्ट को क्या कर रहा है? खत्म कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है, फिनिश कर रहा है। समझ रहे हैं? लेकिन हम लोगों को पता है एंटीबायोटिक बहुत तरह का होता है, एक तो होता नहीं है, बहुत तरह का होता है। एम्फिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, सेफिक्जिम, सेफोडोक्जिम, एमोक्सिसिलिन, बहुत तरह का होते हैं। अगर देखो यहां पे हम लोग अगर एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक डालें इस बैक्टीरिया में और ये बैक्टीरिया नहीं मर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे इस बैक्टीरिया में जो जीन है ना, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है ना, उस जीन का नाम है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। समझ रहे हैं? अगर इस बैक्टीरिया में हम लोग अगर टेट्रासाइक्लिन डालें, अगर ये ना मरे, समझ रहे हैं, अगर ये ना मरे तो हम लोग बोलते हैं, हम लोग बोलेंगे कि हम लोग जान जाएंगे इस बैक्टीरिया में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है। समझ रहे हैं? जिस एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट होगा उस रेस्पेक्टिव एंटीबायोटिक से वो बैक्टीरिया को बचाएगा। समझ रहे हैं? लेकिन यहां पे एक बात ध्यान रखिएगा, अगर इस बैक्टीरिया के अंदर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है, हम लोग अगर एम्पिसिलिन डाल दें या एमोक्सिसिलिन डाल दें तो यह बचेगा? नहीं बचेगा। समझ रहे हैं? अगर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन होगा तो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक से बचाएगा। समझ रहे हैं? अगर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन होगा तो एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक से बचाएगा। जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होगा जिस बैक्टीरिया में, वो जीन, वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन उस रेस्पेक्टिव एंटीबायोटिक से बचाएगा उस बैक्टीरिया को। समझ रहे हैं? मतलब एम्पिसिलिन अगर डाल रहे हैं, अगर ये नहीं मर रहा है तो उसके पास क्या है? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। उसको लिखते कैसे हैं?
स्टार्टिंग के एम्पिसिलिन का एएमपी रेजिस्टेंस के लिए R, फिर G, ऐसे लिखते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। तो एम्पिसिलिन से बचाने वाला जीन कौन है? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। टेट्रासाइक्लिन से बचाने वाला जीन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। कैसे लिखते हैं? स्टार्टिंग का टेट्रासाइक्लिन का टी टेट्रासाइक्लिन पढ़ते हैं, फिर रेजिस्टेंस, फिर जीन। समझ रहे हैं? ये दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को कैसे लिखते हैं आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन को लिखते हैं एएमपी रेजिस्टेंस जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन को टी, ऊपर में R, फिर जीन। सिमिलरली एमोक्सिसिलिन से बचाने वाला जीन एमोक्सिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, सेफिक्जिम से बचाने वाला जीन सेफिक्जिम रेजिस्टेंस जीन, सेफोडोक्जिम से बचाने वाला जीन सेफोडोक्जिम रेजिस्टेंस जीन। समझ रहे हैं? लेकिन ये दो आप ध्यान से याद रखिएगा। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन को कैसे लिखते हैं, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन को कैसे लिखते हैं। ये दो जीन बहुत बार यूज होगा इस चैप्टर में। समझ रहे हैं? तो ये था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन और डेफिनेशन ऑफ EFB अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग टू EFB। EFB का फुल फॉर्म क्या था? यूरोपियन फेडरेशन बायोटेक्नोलॉजी। समझ रहे हैं? तो बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को ये समझा दिया, आसान था। अगर कुछ डाउट होगा तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे दो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के बारे में। समझ रहे हैं? तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।